नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल। कर खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। तो बीजेपी महिला मोर्चा की पहली परिचयात्मक बैठक आज है। पूरे प्रदेश में प्रदेश कार्यालय में जुटेंगी महिला मोर्चा की टीम। प्रभारी सह प्रभारी जिला अध्यक्ष भी रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महेंद्र भट्ट भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर महिला मोर्चा की टीम आज जुटेगी और एक दूसरे से परिचय इस दौरान किया जाएगा। परिचयात्मक बैठक ये रहेगी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। तो बीजेपी महिला मोर्चा की पहली परिचयात्मक बैठक है ये। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह की ये बैठक रहने वाली है महिला मोर्चा की? देखिए विशाल, भाजपा महिला मोर्चा की पहली परिचयात्मक ये बैठक है और इसमें जो है अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश से महिला मोर्चा की टीम जुटेंगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें महिला मोर्चा के की अगर प्रभारी सह प्रभारी जिलाध्यक्ष सहित सैकड़ों महिला मोर्चा कार्यकर्ता जो है वो एकजुट होंगी और इसमें 2027 के लिए महिला मोर्चा जो है वो तैयारियों में एक तरह से देखा जाए तो छूट गया है, क्योंकि चुनाव 2027 का बेहद नजदीक है। उसमें जो है महिला मोर्चा जो है अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि आधी आबादी पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लगातार फोकस है और कहीं ना कहीं इस बार जो है महिला मोर्चा को एक अहम जिम्मेदारी जो है वो चुनाव में रहेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी पहुंचेंगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य किस तरह से करना है, इसको लेकर की पूरी रणनीति जो है इसमें बनेगी। हालांकि पहले जो है सभी से जो है परिचय कराया जाएगा कि कौन किस जिम्मेदारी पर है, कौन से इलाकों से आता है, तो वो पूरी जिम्मेदारी उसके बाद जो है उनको सौंपी जाएगी कि आखिरकार किस तरह से जो है आने वाले वक्त में काम करना है। केंद्र सरकार की राज्य सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाना है, 12 साल प्रधानमंत्री की उनको पहुंचाना है, तो उसके लिए पूरी तरह से आज ये बैठक होने जा रही है। फोकस सीधे तौर पर 2027 पर है। जी योगेश, जिस तरह से ये भी देखा जा रहा है कि 2027 के इलेक्शन भी है, तो ऐसे में महिला मोर्चा किस तरह की भूमिका में भी आ सकती है? और क्योंकि लगातार ये भी देखा जा रहा है कि एक के बाद एक कई प्रोग्राम जो है वो महिला मोर्चा की ओर से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि विशाल अगर देखें तो हम पर्वतीय क्षेत्रों में जिस तरह से महिला मोर्चा पूरी तरह से एक्टिव हुआ है और जब से जो है प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट बनी है, वो लगातार जो है पर्वतीय इलाकों का रुख कर रही है, वहां पर जा जाकर बैठक कर रही है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों को वो जो है प्रमोट कर रही है। इसके साथ साथ वहां पर जो अन्य क्षेत्र में उपलब्धियां जिनकी महिलाओं की रही है उनसे मुलाकात कर रही है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आधी आबादी पर पूरी तरह से फोकस कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए महिला मोर्चा को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर महिलाओं से मिले, महिलाओं वहां पर प्रवास करें। तो ये प्रवास के कार्यक्रम भी लगातार उनकी ओर से किए जा रहे हैं और आज की बैठक से सीधे तौर पर जो है जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि आखिरकार किसको कौन से जनपद में जाना है, किस तरह से अपने जनपदों में अपने क्षेत्र में उनको काम करना है और भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले उसके लिए किस तरह से काम करना है। और वैसे भी देखा जाए तो 23 जो ऐसी सीटें थी जो भारतीय जनता पार्टी जो है 2022 में हारी थी, उन पर फोकस पूरी तरह से किया हुआ है। तो उनके साथ साथ और अन्य सीटों पर मजबूती रहे, बूथ पर मजबूती रहे, उसके लिए आज ये बैठक जो है अहम मानी जा रही है। महिला मोर्चा की तरफ से, ताकि आने वाले समय में जिस तरह से अभियान चलाए गए और ये बताया गया कि उत्तराखंड की महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, तो ऐसे में किस तरह के अभियान अभी और तेजी गति से चलते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम अभियानों की शुरुआत की जाती है कि महिला मोर्चा उसमें सहभागिता करता है और महिला मोर्चा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और जिस तरह से मैंने कहा कि 23 ऐसी विधानसभाएं हैं जो जिन पर पूरी तरह से पार्टी का फोकस है, ऐसे बूथ पर फोकस है जो 2022-2024 के जो चुनाव थे उनमें जो है कमजोर रहे हैं। तो उन पर जो है कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि ताकि महिलाएं वहां कर महिलाओं से मिलकर जो है वो पूरी तरह से फोकस करें कि आखिरकार इस पर कैसे मजबूती आए। तो उसके लिए ये बैठक है और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और वह अपने अपने क्षेत्रों में जो है इस मजबूती से काम करेंगे ताकि 2027 में तीसरी बार हैट्रिक लगाने का काम हो सके। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खटीमा के बग्गा चौवन में आयोजित 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का छोलिया और थारू सांस्कृतिक नृत्य के साथ भव्य स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 सालों में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, हर घर जल योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख
करते हुए कहा है कि इनसे करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आया है। मैंने अपने शुरुआती दिनों से, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं था, तब से मैं बग्गा चौवन आता रहा हूँ। यहाँ के प्रत्येक घर से हमारा बहुत जुड़ाव रहा है। सभी से बचपन के मित्र भी मेरे बहुत सारे यहाँ पर हैं। तमाम जो शुरुआती दिन हैं उनके साथ हमारे शुरू हुए हैं और इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारे काम इस क्षेत्र में आगे बढ़ाए गए और इसी क्षेत्र को आदर्श ग्राम के रूप में, जब सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई थी तो बग्गा चौवन ही एक ऐसा गाँव था पूरे लोकसभा क्षेत्र में उसको आदर्श ग्राम के रूप में मेरे विधायक रहते उस समय माननीय कुशहरी जी यहाँ के सांसद थे, हमने उसको आदर्श ग्राम घोषित किया था। यहाँ मोबाइल का टावर लगा, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस खुला, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएँ आगे बढ़ी और काफ़ी सारे काम आगे बढ़े। और क्योंकि बग्गा चौवन एक ऐसा गांव है जहां पर सभी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी कुछ औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण से हमें परेशानियों का सामना भी यहाँ करना पड़ता है। तो आज मैं सबसे भेंट करने आया हूँ और उसी में हमारा हर एक प्रयास होगा। ऐसे लगातार यहाँ की जनप्रतिनिधि भी अब इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। सबको मिलकर सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी और हर दृष्टि से बग्गा चौवन की पूरी तरह से आदर्श पूरी तरह से सभी जो व्यवस्थाएँ हैं यहाँ की हमारे आने वाले नौजवानों को मिलकर माता बहनों को उसको ध्यान पूरा किया सकते हैं। रामनगर के ढिकुली स्थित एक निजी रिजॉर्ट में WWF के तहत ये भी देखा गया है कि कार्यक्रम आयोजित किया गया और तत्वाधान में एक दिवसीय कंजर्विंग शेयर्ड लैंडस्केप इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन भी इस दौरान किया गया, जिसमें उत्तराखंड समेत यूपी, हरियाणा समेत प्रदेश और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के तमाम वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं। हरियाणा हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया और भारत सरकार का सहयोग भी इसमें लेने के लिए एक ये मीटिंग यहाँ पे बुलाई गई, किस तरह हम लोग जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जानवर, ये बॉर्डर्स हमने बनाए हैं, बाउंड्रीज हमने बनाई है। जानवरों का विचरण पूरा जो हमारे बिल्कुल आपस में बॉर्डर्स मिलते हैं इनमें लगातार होता है, तो किस तरह इनके कंजर्वेशन पे जॉइंटली एक जॉइंट स्ट्रेटेजी के साथ, चाहे वो लैंडस्केप के लिए लेकर के हो या हमारे जो उनके हैबिटेट्स हैं उनको किस तरह से हम कंजर्व कर पाएँ ताकि वो बिल्कुल निश्चित भाव से वो अपना उनका मूवमेंट भी हो और उनके कंजर्वेशन पे काम करने के साथ साथ जो हमारे टाइगर्स के साथ साथ लेपर्ड के साथ साथ हमारे हाथी हैं, हमारे अन्य जो स्पीसीज हैं, जो कुछ स्पीसीज तो विलुप्त हो रही हैं, उनको भी किस तरह से कंजर्व किया जा सके, इस पर एक जॉइंट स्ट्रेटेजी। जो मीटिंग रखी गई वो एक अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक रखी गई थी। आप सब अवगत ही हैं कि वन्यजीव संरक्षण की जब बात आती है तो कोई एक राज्य उसके लिए अकेला करने के लिए काफ़ी नहीं रहता है, क्योंकि वन्यजीव संरक्षण का विषय थोड़ा बृहद है। उसमें हर राज्य जो भी उस लैंडस्केप में है, जहाँ जहाँ उन वन्यजीवों का मूवमेंट है, चाहे वो संरक्षण की बात है, चाहे वो कन्फ्लिक्ट रोकने की बात है, चाहे वो दूसरी स्पीशीज़ की बचाने की बात है, जो कि बहुत सारी वनस्पतिक स्पीशीज़ भी हैं, तो इसमें सभी राज्यों का एक समेकित प्रयास ज़रूरी होता है। इन सभी राज्यों में एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की बात हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। तो उत्तराखंड ने इसकी एक पहल लेके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, इसके सब अधिकारी यहाँ बुलाए, भारत सरकार के अधिकारियों ने भी इसमें प्रतिभाग किया। तो एक हम लोगों ने एक रणनीति की एक शुरुआत की है, जिसको हम लोग थोड़ा अमली जामा पहनाएंगे आगे आने वाले समय में, और उससे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में जो वन्यजीवों के संरक्षण की जो बात होती है उसको एक नई गति मिलेगी। देश में तेल और गैस सिलेंडर के वैश्विक संकट के बीच उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ धाम में जून माह में तीर्थाटन ने रिकॉर्ड कायम किया है। यहां तेल गैस संकट पर आस्था भारी पड़ी है। 1.5 महीने में अचानक करीब 10,80,000 तीर्थयात्री पहुंचे हैं। बद्रीनाथ स्थित गैस एजेंसी से होटल कारोबारी, दुकान, ढाबा संचालकों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग समय पर होने और पेट्रोल पंप से यात्री वाहनों को डीजल पेट्रोल आपूर्ति सुचारू रूप से मिलने के कारण धाम में तीर्थाटन प्रभावित नहीं हुआ।
जय बद्री विशाल। और इस वर्ष की जो 2026 की यात्रा रही वो मूलतः जो है हमारे गैस सिलेंडर और डीजल की आपूर्ति से संबंधित यात्रा थी, क्योंकि विश्व संकट था और विश्व संकट को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यात्रा में जो है बहुत दिक्कतें आएंगी। लेकिन हमारे जो है भारत सरकार ने और उत्तराखंड सरकार की एक बहुत अच्छी पहल रही। चारों धामों पे, चार धाम पे कोई भी किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया और सब लोगों को बहुत इजीली, जो कि पहले से भी ज़्यादा इजीली मिला होगा, और सब लोगों को गैस यहाँ पे सिलेंडर की कोई कमी नहीं आई है, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं आई है। बहुत अच्छी ढंग से यात्रा चली है और इस साल जो है रिकॉर्ड तोड़ यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धाम में आए हैं। इसके लिए मैं जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, अपने प्रदेश का, अपने भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और साथ ही साथ जो है हमारे लोकल एजेंसियां हैं जो हमारे गैस की आपूर्ति करते हैं, जो अपने लोकल प्रशासन है, जिलाधिकारी महोदय हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने जो है यात्रा को सुचारू रूप से चलने दिया और गैस और डीजल की कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई और किसी प्रकार का भी कोई जो है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटकों की भीड़ है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर मसूरी में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जिससे पर्यटन कारोबार में एक बार फिर रौनक लौट आई है। अभी मसूरी में जून का महीना चल रहा है, पर्यटन सीजन बिल्कुल पीक पर है। ऐसे में यहाँ पे अच्छी तादाद में यहाँ पे जो पर्यटक आ रहे हैं और यहाँ पे मौसम भी बहुत खुशनुमा है और कभी बीच में रिमझिम बारिश आ रही है तो उससे टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा है और सभी पर्यटक यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे हैं और समस्त प्रशासन अपनी तैयारियों में लगा हुआ है और प्रशासन भी बहुत अच्छी तरीके से पर्यटन सीजन को चला रहा है और समस्त जो उनकी तैयारियाँ एकदम दुरुस्त दिख रही हैं। देखिए थोड़ा बहुत जब देखिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का थोड़ा कम है और जब थोड़ा बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाता है, क्योंकि मसूरी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन चुका है और एक्सप्रेसवे बनने के बाद यहाँ पे पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको देखते हुए थोड़ा बहुत जाम रहता है। लेकिन प्रशासन भी अपनी तरह चुस्त है और अपना पीआरडी के जवान हैं, नगर पालिका की तरफ से कर्मचारी लगे हुए हैं, वो भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पुलिस भी ट्रैफिक खोलने में मदद कर रही है। कहीं ना कहीं पर्यटकों की पूरी मदद करी जा रही है और यथासंभव मुझे लगता है पर्यटक भी इस चीज़ को समझते हैं कि थोड़ा बहुत जाम तो देखिए जब ज़्यादा लोग आएंगे तो लगता ही है, लेकिन ओवरऑल सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है और सीजन बड़े अच्छे से। और संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी नजर आ रही हैं? देखिए अगर मसूरी की बात करी जाए तो इस समय मसूरी में पर्यटन सीजन चरम पर है और यहाँ पर जो भीड़ है वो अत्यधिक है। ऐसे में प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों द्वारा काफी तैयारी की गई है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है, दिक्कतें तो साफ तौर पर है। यहाँ पर ट्रैफिक जैम एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन और पुलिस के लिए बना हुआ है और इसी को लेकर यहाँ पर समय समय पर कई प्लान यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। फिलहाल अगर मसूरी की बात की जाए तो इस दिनों निचले इलाकों में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है और मसूरी में जिस तरीके से आए दिन मौसम बदलाव कर रहा है और यहाँ पर जो तापमान है वो काफी कम है, तो जो पर्यटक यहाँ पर देश विदेश से आ रहे हैं वो इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ पर जाम की तो देख रहे हैं, परंतु जब वो मसूरी पहुंच जाते हैं और अपने होटल्स वगैरह में रुकते हैं तब उनको एहसास होता है कि मसूरी सच में पहाड़ों की रानी मसूरी है। जी बिल्कुल सुनील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चमोली जिले के उच्च हिमालयी ट्रैकिंग रूट इन दिनों साहसिक पर्यटकों से गुलजार हैं। ऐतिहासिक लॉर्ड कर्जन ट्रैक, द्रोणागिरी बागनी ट्रैक, गुप्तखाल हिडन पास और संतोपत सरोवर पर और पनपतिया कॉल जैसे द्रुह ट्रैक रोमांच प्रेमियों की पहली पसंद बने हुए हैं। इस सीजन का पहला पनपतिया कॉल ट्रैक बंगाल और महाराष्ट्र के ट्रैकर्स ने सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए थे 9 आदमी। जून 3 तारीख से एक पनपतिया ट्रैक अभियान का शुरू किया। माँ उनारी देवी मंदिर के आशीर्वाद से सफल हुआ है। 10 लोग वेस्ट बंगाल से आए थे और काफ़ी चैलेंजिंग के साथ उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा। और उसके बाद हम कचनी खाल टॉप पे हैं
और सभी लोग स्वस्थ हैं। वोटर वगैरह सबसे बढ़िया है, सबका जो वो था वो सबसे बढ़िया रहा। जून 3 तारीख से एक पनपतिया ट्रैक अभियान का शुरू किया और माँ उनाड़ी देवी मंदिर के आशीर्वाद से सफल। हम लोग वेस्ट बंगाल से आए थे 9 आदमी। हमारा ग्रुप का नाम है ब्रीद इन नेचर। तो ब्रीद इन नेचर की तरफ से हम लोग इस बार पनपतिया प्लान कॉल ट्रैक के प्लान किए थे। तो उसके लिए हमने हेल्प मांगा था हमारे बहुत दिनों का परिचित सोहनवीर सर से, जो सोलाइन ट्रेकर से है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हमारा। हम लोग ठीक ठाक कल पार करके काचनी खाल में है और 2 दिन में हम नीचे आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ हमारा ग्रुप भी बड़ा हो और फीस सर का ग्रुप भी बड़ा हो। मैं मेरा सच्चे दिल से सर का हार्दिक शुभकामना करता हूँ। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और पहाड़ों में हर साल मानसून के दौरान भारी नुकसान होता है। पिछले साल यानी 2025 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश की वजह से कई लोगों की मौत हुई थी। राज्य के कई गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इस बार कुछ समय बाद मानसून की एंट्री होने वाली है, लिहाजा सवाल उठ रहा है कि पिछले साल से सबक लेते हुए राज्य सरकार इस बार कितनी तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून का मौसम हर साल राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आता है। पहाड़ों में भूस्खलन, नदियों का उफान, सड़कें बंद और जान माल का नुकसान, ये तस्वीरें लगभग हर साल देखने को मिलती है। मानसून आने से पहले सरकार और प्रशासन तैयारियों के बड़े बड़े दावे करते हैं, बैठकें होती हैं, विभागों को अलर्ट किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बार उत्तराखंड सच में आपदा से निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है? देखिए, मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है। इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहां पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग, STRF, NDRF, BRO, सभी विभाग थे और सभी ने अच्छी तैयारी की है। उत्तराखंड जहां मानसून की बारिश जहां प्रकृति को खूबसूरत बनाती है, वहीं आपदा का खतरा भी बढ़ा देती है। हर साल मानसून से पहले सरकार, प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियों की समीक्षा होती है। अधिकारियों के साथ साथ बैठकों का दौर चलता है, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाती है और राहत बचाव के इंतजाम का दावा किया जाता है। इस बार भी सरकार का कहना है कि आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभाग अलर्ट मोड पर हैं। जिलों में कंट्रोल रूम सक्रिय हैं, राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है। मशीनरी को संवेदनशील इलाकों में तैनात करने की योजना बनाई गई है। पिछले सालों के जो अनुभव हैं, उन अनुभवों का भी एक तरह से आगे के कार्यक्रमों में सम्मिलित करते हुए, आगे की तैयारियों में सम्मिलित करते हुए हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। 4 धाम यात्रा भी चल रही है, वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ साथ कावड़ यात्रा भी अभी आ जाएगी, उसकी भी तैयारी करनी है। फिर हमारा कुंभ मेला भी होना है, तो वो सभी तैयारियां हम लोग अच्छे से कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन में हमारे राज्य के जो आपदा प्रबंधन का जो हमारा मॉडल है, उसकी सराहना हुई है। हमारा उससे प्रोत्साहन हुआ है राज्य का, चाहे वो धराली में आपदा में जिस समय पूरी मशीनरी ने काम किया हो या सिलकारा टनल के रेस्क्यू अभियान में काम किया हो, वो सभी आज देश और दुनिया की नज़र में आए हैं। मैं सभी को उसके लिए बधाई भी देता हूँ। 2025 में उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं और भारी बारिश की वजह से कुल मिलाकर कई लोगों की मौत हुई थी। ऊपरी इलाकों में बादल फटने से पिछले साल उत्तरकाशी की धराली पूरे तरीके से बर्बाद हो गया था। पहाड़ से आए मलबे ने शहर का अस्तित्व ही मिटा दिया। 60 से 70 लोग लापता हो गए थे, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। इसी तरह से राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश या बादल फटने की वजह से भारी नुकसान हुआ था। लिहाजा इस बार सवाल वही है कि क्या इसके लिए सरकार तैयार है? मानसून पूर्व की तैयारियों को लेकर सरकार पूरी तरह से सजग है और आपने अभी देखा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किस प्रकार सभी अधिकारियों की एक बैठक आहूत की थी, जिसमें उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के अधिकारी थे,
सेना के लोग थे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग थे, अधिकारी थे और आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन भी उसमें उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप जो है मानसून पूर्व की तैयारियों को बिल्कुल चाक चौबंद रखें। किसी भी आपदा की स्थिति में हमारा एसडीआरएफ बल, हमारे जो है अन्य बल, चाहे सेना की जरूरत पड़ेगी तो सेना को भी जो है हम सहायता लेंगे और ये सब जो है तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या तैयारियां सिर्फ बैठकों और दावों तक सीमित रहेंगी या फिर जमीनी स्तर पर भी असर दिखाई देगा, क्योंकि बीते वर्षों में भी मानसून से पहले ऐसे ही दावे किए गए थे, लेकिन भारी बारिश के दौरान कई सड़कें बंद हुई, गाँव का संपर्क टूटा, पुल बह गए और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि आपदा प्रबंधन की असली परीक्षा तब होती है जब संकट सामने खड़ा हो। समय पर चेतावनी, त्वरित राहत और प्रभावी बचाव अभियान ही तैयारियों की सफलता तय करते हैं। सरकार तैयारियों का दावा करती है तो विपक्ष के कई सवाल हैं। जब सरकार कह रही है साहब मानसून की तैयारी है, मानसून में आपदाओं से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन पिछले साल जो आपदाएं आई उस आपदा के बाद जो देहरादून राजधानी है, राजधानी में जितनी जगह बादल फटने की घटनाएं हुई, बाढ़ की घटनाएं हुई, वहां उन जगह चले जाएं। आज तक पुश्ते पूरे नहीं हुए। आप प्रेमनगर चले जाएं, प्रेमनगर के अलावा आप रिस्पना नदी चले जाएं, आप बिंदाल नदी चले जाएं, सब जगह जहां जहां बाढ़ से नुकसान हुए थे, रिस्पना में कैनाल रोड से लेकर के और पूरी रिस्पना में जहां जहां नुकसान हुआ था वहां कहीं पुश्ते नहीं लगे, कोई जाल नहीं लगे, कोई बाढ़ से बचाव का कोई प्रबंध नहीं है। केवल सरकार घोषणाएं करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, हमारी तैयारी पूरी है, चार धाम की यात्रा की तैयारी पूरी है। अब कह रहे हैं कि मानसून में आपदाओं से निपटने की तैयारी पूरी है। अब बारिश आएगी तब पता लगेगा सरकार की तैयारियां कितनी हैं। कुछ समय बाद मानसून दस्तक देने को तैयार है। प्रदेश की जनता की निगाहें सरकार और प्रशासन की तैयारियों पर टिकी हैं। देखना होगा कि इस बार आपदा प्रबंधन के दावे जमीनी हकीकत में कितने सफल साबित होते हैं। दावे तो हर साल किए जाते हैं, लेकिन आपदा के बाद कई सवाल उठते हैं। मानसून हर साल आता है, चुनौतियां भी हर साल सामने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तैयारियां कागजों में हैं या जमीन पर। सीएम अक्सर ये बात कहते हैं कि आपदा को रोका नहीं जा सकता है, इसलिए तैयार रहना होगा। तो सरकार कितनी तैयार है, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।